नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी मस्त चल रही होगी। बच्चों, आज फिर हम केमिस्ट्री में 14 नंबर की तैयारी करने जा रहे हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इससे पहले वाला वीडियो बनाया था वो भी 14 नंबर का, और आज का ये वीडियो है ये भी 14 नंबर का होने जा रहा है। मतलब आपकी केमिस्ट्री की 2 वीडियो में 28 नंबर की तैयारी, मतलब पासिंग मार्क्स के भी ज़्यादा इन 2 वीडियो में तैयारी हो रही है आपकी। चलिए, सिस्टमेटिक तरीके से आप जो है तैयारी कीजिएगा, जारी रखिएगा तैयारी, टेंशन नहीं लेना है। आपकी केमिस्ट्री की तैयारी करवाने का जो जिम्मा मैंने ले रखा है, मैंने सारे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवा रखे हैं सिस्टमेटिक तरीके से। पेपर जो है क्वेश्चन बैंक जो है उसमें से पूरी तरह से बैठने की संभावना है। और जो शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी, शॉर्ट वीडियो के मतलब जैसे कि पूरा आज का जो टॉपिक है इसमें पूरे 1 से लेकर 16 तक यूनिट है, उनके सभी के 1 वर्ड वाले क्वेश्चन, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो एक और है सही जोड़ियाँ, ये दोनों इसमें हो जाएंगे कंप्लीट। मतलब 7 नंबर की सही जोड़ी आएगी, 7 नंबर के 1 वर्ड वाले आएंगे। 14 नंबर कंप्लीट हो रहा है आज के। इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने 7 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs आते हैं और 7 नंबर के फिल इन द ब्लैंक इससे पहले वाले वीडियो में करवा दिए। तो पूरा जो वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा, आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए, 1 वर्ड, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। सबसे पहले अपन ठोस अवस्था वाले चैप्टर में चलते हैं। ठोस अवस्था वाले चैप्टर में आपके लिए पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक अघातवर्धनीय और तन्य होते हैं? तन्य होते हैं। किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक भी होते हैं, आघातवर्धी भी होते हैं और तन्य भी होते हैं? धात्विक ठोस। यहाँ पर इसका 1 वर्ड में क्या लिखोगे आंसर बेटा? यहाँ पे लिखना आप धात्विक ठोस। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक सेल की कौन सी त्रुटि ठोस के घनत्व को परिवर्तित करती है ना? एकक सेल की कौन सी त्रुटि ठोस के घनत्व को परिवर्तित करती है? तो जो शाटकी डिफेक्ट होता है उसमें धन आयन और ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर निकल जाते हैं, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, घनत्व कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप शाटकी डिफेक्ट। शार्ट लग गया, बाहर चले गए हैं ना आयन्स, शाटकी दोष। चलिए, NaCl संरचना में Na+ तथा Cl- की उप संयोजन संख्या कितनी है? मतलब कोई धनायन कितने ऋणायनों से गिरा हुआ है, कोई ऋणायन कितने धनायनों से गिरा हुआ है। तो NaCl के क्रिस्टल में एक Na+ 6 Cl- से गिरा रहता है और एक Cl- 6 Na+ से गिरा रहता है। तो समन्वय संख्या यहाँ पर होगी 6। आगे बढ़े, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल संरचना की प्रति एकक कोष्टिका में कितने परमाणु उपस्थित होंगे? परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो इसमें परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे बेटा जी, तो कोने पर स्थित है, उसका योगदान कितना रहता है? प्रत्येक एकक कोशिका के लिए 1/8 रहता है। और टोटल 8 पार्टिकल हैं, तो 1/8 गुणित 8 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और एक सेंटर में है तो +1। ठीक है, +1। तो टोटल कितने होंगे? 2 परमाणु। परमाणु की संख्या लिखना है यहाँ पे 2। चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात क्या होगा? चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात क्या होगा? 0.225 होता है। 0.225 होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, रिमाइंड कर रहे हैं आपका, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक सेकंड जो भी है इम्पोर्टेंट है। मतलब ये जो वीडियो देखोगे ये आप तैयारी हो रही है आपकी, याद हो रहा है आपके साथ साथ में। ठीक है, बस तसल्ली रखिएगा कि हाँ हमें पूरा देखना है, कुछ न कुछ यहाँ से इस वीडियो से सीख के निकलेंगे आज। आगे बढ़े तो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और विलियन में से तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे नहीं, उसमें क्वेश्चन आंसर बनेंगे। उसके लिए क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे अपन। अब बात करें अपन रासायनिक बल गतिकी के, जो 1 वर्ड वाले कौन से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी ज़्यादा? बहुत मुश्किल से ये जो बनाया समरी है पूरी तरह से ये, और समरी ये है कि इनमें से पहले पुराने जो एग्जाम है उनमें से पूछे गए, उनका सार है ये। ओके, तो यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर की इकाई क्या है? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया दर की इकाई क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। यहाँ पर आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल बताना है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया होती है, हाइड्रोजन व क्लोरीन की क्रिया होती है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया में आते हैं। अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल बता दो भैया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है भैया, ये N2O5 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है N2O4
प्लस हाफ O2 में ये रिएक्शन है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक ही अणु का सांद्रण क्रिया में परिवर्तित हो रहा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये। आगे बढ़े। कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल तथा प्रारंभिक सांद्रण में क्या संबंध है? प्रारंभिक सांद्रण में क्या संबंध है? तो इसके लिए अर्ध आयुकाल और प्रारंभिक सांद्रण में क्या संबंध है, इसके लिए आप लिखना टी हाफ। अर्ध आयुकाल के लिए क्या लिखते हैं अपन? टी हाफ बराबर 1 बटा क्या लिखोगे? के ए ज़ीरो n-1 ये लिखोगे। नेक्स्ट है आपके सामने अभिक्रिया का वेग नियम बराबर k/5। इसमें k क्या है? बार बार बताया जा रहा है। k जो है यहाँ पर क्या है भैया? वेग स्थिरांक है। k को क्या कहते हैं? इसको वेग स्थिरांक कहते हैं। k को वेग स्थिरांक कहते हैं। इसका आंसर ये इसका आंसर वेग स्थिरांक कहते हैं। अभिक्रिया का वेग नियम k/5 है ना, है। इसमें k क्या है? वेग स्थिरांक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े अपन। चलिए, पृष्ठ रसायन। अब सरफेस केमिस्ट्री के 4 वन वर्ड वाले हैं, शायद अपना एक बैठ जाए अपने, तो कोई बात नहीं है। टोटल जो है 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चन करवाऊंगा 59 करवाऊंगा। 59 में से आपके 7 बैठ जाए, बहुत बढ़िया बात है, कोशिश रहेगी अपनी। कोलाइडी कणों का आकार लिखिए। कोलाइडी कणों का आकार कई बार पूछा गया है बेटा। 10⁻⁹ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर साइज होता है कोलाइडी पार्टिकल का। -7 सेंटीमीटर। कोलाइडी कणों की गति को क्या कहते हैं? जिगजैग गति। रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी खोज, तो इसको क्या कहेंगे अपन? ब्राउनी गति। क्या कहेंगे बेटा? ब्राउनी गति। चलिए, नेक्स्ट है कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का क्या कारण है? क्या कारण है भैया, जल्दी से बताइए। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का कारण बताइए। प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकीर्णन। साबुन की स्वेच्छीकारक क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? साबुन की स्वेच्छीकारक की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? पायसी कारक। कौन सा? पायसी कारक सिद्धांत पर आधारित है। चलिए, यहाँ तक ये हो गए अपने एमसीक्यूज के ये 1 वर्ड वाले पृष्ठ रसायन की। आगे बढ़े। धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, यूनिट 6। चलिए, अयस्क में उचित अभिकर्मक मिलाकर घुलनशील बनाना क्या कहलाता है? उसको कहेंगे अपन निक्षालन। क्या कहेंगे? निक्षालन। क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए? क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। किसका? अम्लीय गालक। चलिए, अगला है ZNO के लिए अच्छा अपचायक कौन सा है? ZNO के लिए अच्छा अपचायक कौन है? अपचायक मतलब जिंक को, ऑक्सीजन को छीन ले ZNO के लिए, है ना। ZNO को जिंक में कन्वर्ट कर दे, तो ZNO के लिए जो ZNO प्लस कार्बन, ये हो जाएगा CO प्लस Zn। तो अच्छा अपचायक कौन है भैया? यहाँ पे क्या लिखोगे? कार्बन लिखोगे। इसका आंसर क्या लिखोगे? कार्बन। अच्छा अपचायक कार्बन। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है भैया? प्लेटिनम और गोल्ड। प्लेटिनम एंड गोल्ड, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? प्लेटिनम गोल्ड। निकिल के शोधन हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम का नाम लिखिए। निकिल के शोधन हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम का नाम है भैया मांड प्रक्रम। पहले पूछा गया है, देखो ये मांड प्रक्रम। तो ये हो गया आपके यूनिट 6। चलिए, जल्दी से याद करने का तरीका होता है, आंखें बंद करो, डबल बार रिपीट कर लो, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। कम से कम पढ़ो, उससे ज़्यादा लिखो, उससे ज़्यादा सोचो। भाई एक बार वो रिमाइंड करो, आंखें बंद करके रिमाइंड कर लो, पूरा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। याद करने का ये तरीका होता है ना। उस टाइम पे कुछ नहीं सोचेंगे, सिर्फ इसके बारे में सोचेंगे। पी ब्लॉक के तत्व, समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में प्रबलतम अपचायक कौन है? समूह 15 के हाइड्राइडों में प्रबलतम अपचायक कौन है? समूह 15 के हाइड्राइड, भाई साहब समूह 15 है ना के हाइड्राइडों में प्रबलतम अपचायक कौन है?
समूह 15 की जगह अगर यहाँ लिखूँ समूह 13 के हाइड्राइडो में प्रबलतम अपचायक BiH3 होता है। BiH3 नहीं BH3 सॉरी BH3 बोरान ट्राईहाइड्राइड BH3 ना नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ओके, समूह 15 की जब बात करेंगे तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और ये सॉरी बिस्मथ आएगा। तो जैसे जैसे नीचे चलेंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो ये NH3, फिर आएगा PH3, फिर आएगा ASH3, फिर आएगा SbH3 और फिर आएगा BiH3। तो ये है आंसर इसका। क्या लिखोगे? प्रबलतम अपचायक है BiH3 बिस्मुथिन हाइड्राइड। IF7 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? IF7 बताता हूँ मैं आपको IF7 के बारे में। ये है भैया आयोडीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और एक फ्लोरीन प्लेन के ऊपर और एक फ्लोरीन प्लेन के नीचे। इसकी शेप जो होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप होती है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड आ रहा है। इसमें जो संकरण होगा वो sp3d3 संकरण होगा। किसमें? IF7 में। ध्यान रखना, संकरण के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट बता रखा है मैंने, लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट कर लो। अगर 7 योग आ रहा तो sp3, 2 योग आ रहा तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 योग आ रहा है बॉन्ड का तो क्या हो जाएगा sp3d2, 7 है तो sp3d3। क्लियर है भाई साहब? अगला क्वेश्चन आपका, फास्जिन का सूत्र, कार्बोनिल क्लोराइड को फास्जिन कहते हैं और इको सूत्र कहिए COCl2। यो है भाई साहब COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड को फास्जिन कहते हैं, विषैली गैस है ये। रेडियो एक्टिव हेलोजन का नाम बताइए। हेलोजन कौन कौन सी होती है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये हेलोजन है। तो ये वाला लास्ट वाला जो है इसको क्या कहेंगे अपन? एस्टाटीन को रेडियो एक्टिव हेलोजन कहेंगे। मौसम विज्ञान के परीक्षणों के लिए गुब्बारों में कौन सी उत्कृष्ट गैस भरी जाती है भैया? हीलियम। इसका आंसर क्या लिखेंगे? हीलियम। मौसम विज्ञान के परीक्षणों में के लिए गुब्बारों में कौन सी उत्कृष्ट गैस भरी जाती है? हीलियम। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है बेटा जी? ओके, आगे बढ़े। देखा हुआ ज़्यादा याद रहेगा बजाय आपके आप रटोगे उसके बजाय। वीडियो देखने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने क्लास वालों को सबको शेयर कीजिएगा। 14 नंबर की आपकी तैयारी हो रही है आज, है ना। कोशिश ये रहेगी आपके 14 नंबर इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिले। केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंती लिगेंडों की संख्या भाई साहब, जैसे कि ये लिखा मैंने NiCO4, इसमें एक दंतोर लिगेंड नहीं है। ठीक है, तो जितने लिगेंड जुड़े हुए वो क्या कहलाती है? एक दंतुर जुड़े हुए तो वो उपसहसंयोजन संख्या। लिखो जल्दी से, उपसहसंयोजन संख्या। केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंती लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है? उपसहसंयोजन संख्या। चलिए अगला करें। ये देखो, डाइक्लोरो टेट्राएमीन प्लेटिनम 4th आयन, बहुत बढ़िया बात है। डाइक्लोरो टेट्राएमीन प्लेटिनम 4th आयन का सूत्र लिखिए। वेरी गुड। डाइक्लोरो है ना, इसको जो अगर लिखेंगे डाइक्लोरो तो Cl2 लिखें, टेट्राएमीन मतलब NH3 प्लेटिनम, ये लिखा मैंने प्लेटिनम। और आ क्या रहा है यहाँ पे? 4th आयन। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? 2+ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 2+ लिखना पड़ेगा। होगी कैसे? ये 4th कैसे आ रहा है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलना X+4 × -1 2 × -1 2 है ना, 2 क्लोरीन है, -1 +4 0 है। इसकी अमोनिया की ऑक्सीडेशन बराबर +2, ये -2 उधर जाएगा तो ये भी +2 हो जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट?
ये +2 तो ये है, और ये इधर से उधर जाएगा तो +2 और +2 कितना हो जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, और +4 को इसको रोमन में लिख रखा है। इसका IUPAC नाम क्या होगा, ये डाइक्लोरो टेट्राइमीन प्लेटिनम 4th आयन का सूत्र ये होगा। क्लियर है? बढ़िया बात है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त संकुल का नाम लिखिए, सोडियम डाइथायोसल्फेट, सोडियम डाइथायोसल्फेट संकुल का नाम। यदि संकुल आयन ऋणायनिक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत नाम के आगे क्या लगा यदि संकुल आयन ऋणायनिक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लगाएंगे, नाम बिगाड़ देंगे, 8 लगा देंगे। जैसे आयरन है तो फेरेट, सिल्वर है तो अर्जेंटेट, है ना, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, तो 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें, 8 लगाएंगे। H2O किस प्रकृति का लिगैंड है, उदासीन। क्या लिखोगे H2O के लिए, उदासीन प्रकृति का लिगैंड। H2O है, अमोनिया है, ये किस प्रकृति के लिगैंड है, उदासीन है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, कंप्लीट हो गया। उपसहयोगी यौगिक के 1 वर्ड क्वेश्चन। अब बात करें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्या बात है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के 1 वर्ड क्वेश्चन की तरफ अपन चल रहे हैं। इसमें पहला जो है भाई साहब आपके लिए क्वेश्चन है हाजिर। अल्कोहल को पीने अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, पीने अयोग्य बनाने के लिए पिरिडीन और मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, पिरिडीन प्लस मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल एक ही बात है। पिरिडीन और मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है पीने के अयोग्य बनाने के लिए। पीने वाली शराब कौन सी होती है, एथिल अल्कोहल जो इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, तो लोग पीने लग जाएंगे, तो उसके अंदर मेथिल अल्कोहल मिला दिया तो वो जहरीली शराब हो गई, नहीं पिएंगे। पीने अयोग्य बनाने की, जो पीने वाली शराब है उसको पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसके अंदर पिरिडीन और मेथिल अल्कोहल मिला देंगे। पिरिडीन और मेथिल अल्कोहल भाई साहब उसके अंदर मिला देंगे। चलिए आगे बढ़े। फिनोलिक समूह का निर्देशन का प्रभाव कौन सा होता है, फिनोल कौन सा क्या निर्देशित करता है, आने वाले ग्रुप को कहां पर जोड़ेगा फिनोल। जैसे फिनॉल का सूत्र ये है, ये C6H5OH, आने वाले जो भी जुड़ेगा ना इसमें तो वो कहां पर जुड़ेगा, या तो फिर इस पोजीशन को कहते हैं आर्थो और इसको कहते हैं पैरा। तो आने वाले ग्रुप को कहां पे बोलेगा, वो जुड़ेगा आर्थो और पैरा पोजीशन पर, आर्थो एंड पैरा। तो इसका आंसर होगा आर्थो और पैरा निर्देशक है फिनोल। फिनोलिक समूह का निर्देशक प्रभाव होता है आर्थो और पैरा। क्या खांसी चल रही है यार, आर्थो और पैरा। एल्कोहल का HCl की अभिक्रिया में ZnCl2 का कार्य है। एल्कोहल तथा HCl की अभिक्रिया में ZnCl2 का कार्य है। भाई साहब एल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है तो निर्जलीकारक का काम करेगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप निर्जलीकारक, 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 निर्जलीकारक का काम करेगा। आगे बढ़े। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था है, बहुत बढ़िया बात है ईथर में। तो ईथर का सूत्र क्या होता है, ROR, ये ईथर है भाई साहब। और इसमें जो बॉन्डिंग की बात करूँ, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो टोटल योग कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 आ रहा तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा इसमें, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। जल्दी से लिखिएगा, sp3 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण, sp3 संकरण। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े। मेथिल अल्कोहल आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ कैसा अवक्षेप देता है, मेथिल अल्कोहल आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ कैसा अवक्षेप देता है, तो पीला अवक्षेप। इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा जी, पीला अवक्षेप, पीला अवक्षेप। ओके, चलिए ये हो गया आपके एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अगली यूनिट आ रही है आपके एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, एथेनॉल में प्राथमिक कार्बन की संकरित अवस्था है, बहुत बढ़िया बात है, एथेनॉल में बताना है। एथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा भैया, फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O। अगर इसकी बात करें
इस कार्बन की, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक यहाँ सिग्मा एक पाई है, यहाँ सिग्मा है, इस यहाँ सिग्मा है, इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे। इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। sp2 हाइब्रिडेशन होगा। एथेनॉल में प्राथमिक कार्बन की संकरित अवस्था है, कौन सी है? sp2। ठीक है, sp2 संकरित अवस्था है। कौन सा एल्डिहाइड फेलिंग विलियन परीक्षण नहीं देता है? कौन सा एल्डिहाइड फेलिंग विलियन परीक्षण नहीं देता है? बेंजल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड। यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन निर्माण में यूरोट्रोपिन का जो अणुसूत्र होता है CH2CN4 होता है, CH2CN4 होता है यूरोट्रोपिन। क्या लिखते हैं? CH2CN4 होता है। और इसको बनाने के लिए अपन क्या क्या लेते हैं? कौन से अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? तो फार्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया HCHO प्लस NH3, इनका उपयोग किया जाता है यूरोट्रोपिन बनाने में। फार्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया लिखना। किस प्रकार के कीटोन आयोडोफार्म अभिक्रिया देते हैं? वाह यार, किस प्रकार के कीटोन आयोडोफार्म अभिक्रिया देते हैं? तो जिन कीटोन में CH3CO समूह होता है, जिनमें CH3CO समूह होता है, वो आयोडोफार्म अभिक्रिया देते हैं। कौन सा समूह होता है? CH3CO समूह होता है, वो आयोडोफार्म अभिक्रिया देते हैं, जिसमें CH3CO समूह होता है। क्या लिखोगे इसमें? जिसमें CH3CO समूह होता है। कैल्शियम एथेनोएट का शुष्क आसवन किया जाता है भैया, तो CH3 कैल्शियम एसीटोट का कैल्शियम एथेनोएट का शुष्क आसवन करवा दें। ये होता है CH3COO CH3COO, और ये कैल्शियम एसीटेट या कैल्शियम एथेनोएट का शुष्क आसवन करवा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो क्या बनेगा? प्राप्त होता है CH3CO और ये CH3, इसको कहते हैं एसीटोन या कीटोन, है ना। क्या बन रहा है यहाँ पर? इसका आंसर लिखोगे कीटोन या एसीटोन। एसीटोन बनता है। शुष्क आसवन करवा रहे भाई साहब, क्या निकल रहा है यहाँ पर? ये CaCO3 निकल जाएगा, CaCO3 CH3CO CH3 कीटोन बन रहा है। तो ये रिएक्शन बता दिया आपको। कैल्शियम एथेनोएट का शुष्क आसवन करते हैं, क्या प्राप्त होता है भैया? क्या प्राप्त हो रहा है? जल्दी से बताइए। कीटोन। क्या प्राप्त हो रहा है? कीटोन या CH3CO। ये लिखो, एसीटोन लिखो, कीटोन लिखो, कोई बात नहीं, तीनों कंडीशन में सही आंसर आपका। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना यार, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ मैं, घबराना नहीं। अब है आपकी एमीन वाली यूनिट। वायु में खुला रखने पर एनिलीन काला भूरा क्यों हो जाता है? वायु में खुला रखने पर एनिलीन काला भूरा क्यों हो जाता है? किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो लिखोगे ऑक्सीकरण के कारण। डायज़ोनियम लवण व फिनॉल की अभिक्रिया क्या कहलाती है? डायज़ोनियम लवण व फिनॉल की अभिक्रिया, जब डायज़ोनियम लवण बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया फिनॉल के साथ करवा दो, है ना, या डायज़ोनियम लवण की फिनॉल के साथ क्रिया करवा दो, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया। कपलिंग अभिक्रिया या युग्मन अभिक्रिया लिखोगे। चलिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनों में विभेद के लिए कौन सा अभिकर्मक किसके द्वारा करते हैं भैया? हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग और हिंसबर्ग अभिकर्मक का जो सूत्र होता है C6H5SO2Cl, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमिनो में विभेद के लिए कौन से अभिकर्मक प्रयुक्त करते हैं? तो हिंसबर्ग अभिकर्मक लिखोगे। एरिल एमिनो में एमिनो समूह निर्देशक प्रभाव है। क्या पर बात है? जैसे फिनॉल में आर्थो और पैरा निर्देशक है, वैसे एरिल एमिन किसको कहते हैं? ये एरिल एमिन है, C6H5NH2, तो एनिलीन भी कहते हैं इसको। तो ये भी अपने आने वाले समूह को कहाँ पे जोड़ेगा? या तो फिर आर्थो पर जोड़ेगा या फिर पैरा पर। ये आर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, तो यहाँ पे लिखना आर्थो एवं पैरा पोजीशन, है ना, आर्थो एवं पैरा लिख देना। चलिए, एरोमेटिक व एलिफेटिक प्राथमिक एमीन में विभेद किस परीक्षण द्वारा करते हैं? वाह यार, एरोमेटिक व एलिफेटिक प्राथमिक एमिनो में विभेद किस परीक्षण द्वारा करते हैं? तो एजो रंजक परीक्षण। यहाँ पे लिखोगे एजो रंजक
परीक्षण, एजोरंजक परीक्षण, या इसका आंसर हो जाएगा एजोरंजक परीक्षण। तो ये हो गया आपके एमीन वाले चैप्टर के 1 वर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ रहा समझ में? ठीक है, बहुत आप चाहो तो स्पीड बढ़ा के देख लेना, शेयर करना, है ना, और इसको सेव करके रखना अपने पास, है ना। जब आप शेयर करोगे, लाइक करने का एक फ़ायदा भी है कि आपके वीडियोस की लिस्ट में सेव हो जाता है, और सेव होने पर आप बार बार देख सकते हो, जब ज़रूरत पड़े तब उसको ढूंढ सकते हो वीडियो को। ठीक है, चलिए, या फिर शेयर करने का भी फ़ायदा रहता है। अगर आपने किसी को व्हाट्सएप पर शेयर किया है तो वहाँ पर लिंक पड़ी रहेगी, आप जब चाहो जब देख लो। मैं भी कभी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, कोई अच्छा लगता है वीडियो, उसको मेरे ही किसी दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं शेयर कर देता हूँ कि जब बाद में देखूंगा, इसको देखना है, इसको वीडियो को, ये वीडियो कहीं गुम हो नहीं जाए, तो उसको शेयर कर देता हूँ। तो उस लिंक पे दबाया, वापस से अपन डबल से देख सकते वीडियो को। बहुत फ़ायदा रहता है शेयर करने का, है ना, अपना फ़ायदा रहता है। चलिए, अगला है जैवाणु। सरल प्रोटीन जल अपघटन पर क्या बनाती है? प्रोटीन का जल अपघटन होता है तो एमिनो अम्ल बनते हैं। एमिनो अम्ल प्राइमरी का है, बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो अल्फा एमिनो अम्ल लिखोगे यहाँ पर। प्रोटीन संश्लेषण में कितने एमिनो अम्ल प्रयुक्त होते हैं भैया? लगभग 20। मानव शरीर में कितने एमिनो अम्लों का निर्माण होता है? 10 प्रकार के एमिनो अम्लों का निर्माण मानव शरीर में होता है प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन के स्कंदन से प्रोटीन की जैव क्रियाशीलता नष्ट होना क्या कहलाता है? प्रोटीन का स्कंदन हो गया कि जैव क्रियाशीलता का नष्ट होना क्या कहलाता है? विकृतीकरण। जैसे अंडे को गर्म करते हैं तो विकृतीकरण हो जाता है प्रोटीन का, तो यहाँ पर भी लिखेंगे आप विकृतीकरण, है ना। प्रोटीन के स्कंदन हो गया, वो स्कंदन हो जाता है अंडे को गर्म करते तो प्रोटीन के स्कंदन से प्रोटीन की जैव क्रियाशीलता का नष्ट होना क्या कहलाता है? विकृतीकरण। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। ये हो गए जैवाणु के सारे क्वेश्चन। ओके, अब बात करें बहुलक। बहुत सारा लक ही लक है। ऑर्लान के एक लक का नाम लिखिए। ऑर्लान का एक लक का नाम एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से ऑर्लान बनता है। चलिए, एक लक से बहुलक। संश्लेषित रबर बनाने में प्रयुक्त प्रारंभिक पदार्थ है, कौन सा है? क्लोरोप्रीन। क्या लिखूंगा यहाँ पर? क्लोरोप्रीन भाई साहब। बेकेलाइट की एक लक इकाई है। बेकेलाइट क्या है? बहुलक है, और इसकी एक लक इकाई क्या है? नोवोलक। आगे बढ़े। जय हो। न टूटने वाली क्राकरी किस बहुलक से बनाई जाती है? न टूटने वाली क्रोकरी किस बहुलक से बनाई जाती है? मेलामाइन से। किससे बनाई जाती है भैया? मेलामाइन से बनाई जाती है न टूटने वाली क्रोकरी। नायलॉन 6 के एक लक की इकाई क्या है भैया? नायलॉन 6 क्या है? बहुलक है। इसका एक लक कैप्रोलेक्टम। तो कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण से क्या बनता है? नायलॉन 6। नायलॉन 6 क्या है? बहुलक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का रासायनिक सूत्र है भैया। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये CF2 डबल बॉन्ड CF2, 4 फ्लोरीन है ना, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन कहते हैं इसको। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का सूत्र क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों हाइड्रोजन को भगा दिया और उनकी जगह F2 जोड़ दिया, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन बन गया। मेरी बात समझ में आई? तो आंसर क्या है आपका? ये वाला CF2 डबल बॉन्ड CF2। याद रहेगा पक्का? चलिए, अब ये है दैनिक जीवन में रसायन। क्लोरोमफेनिकॉल किस प्रकार की औषधि है? प्रतिजैविक औषधि है। कौन सी औषधि है? इसको क्या कहते हैं? प्रतिजैविक औषधि कहते हैं। लिखिएगा, नोट कीजिएगा, प्रतिजैविक औषधि याद कीजिएगा। फेनेसिटिन किस प्रकार की औषधि है? फेनेसिटिन किस प्रकार की? ज्वरनाशी। ज्वर को कम करती है, बुखार को कम करती है, तो ये ज्वरनाशी है। सल्फा ड्रग्स का जनक यौगिक क्या है? वाह यार, सल्फेनिलामाइड को कहते हैं।
सल्फेनिलामाइड, सल्फा ड्रग का जनक यौगिक। पूतिरोधी के रूप में प्रयुक्त रंजक का नाम क्या है भैया? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज एक रंजक है, मेथिल ऑरेंज। मधुमेह रोगियों के लिए प्रयुक्त मधुकर का नाम, मधुरक का नाम, मधुकर, मधुरक, मधुमेह रोगियों के लिए प्रयुक्त मतलब कृत्रिम मिठास पैदा करने के रूप में काम आता है, और उसका नाम है भैया सैक्रिन। क्या है? सैक्रिन। क्या कहते हैं उसको? सैक्रिन कहते हैं। 7 नंबर पूरे कंप्लीट आपके। कितने नंबर? 1 वर्ड क्वेश्चन के 7 नंबर कंप्लीट हैं। अब 7 नंबर और कंप्लीट कर लेते हैं, लगे हुए एक ही बार में कंप्लीट, है ना। ऐसे वीडियो को डाउनलोड करने से डरिएगा मत, डाउनलोड करके रख लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए अब बात करें सही जोड़ियों की। चले आगे बढ़े, 7 नंबर और कंप्लीट करने जा रहे हैं इसी वीडियो में। इसी वीडियो में बेटा जी 7 नंबर और कंप्लीट करने जा रहे हैं। जल्दी से देखिए आप, जल्दी से, है ना। हाँ, तो सबसे पहला फास्फोरस युक्त सिलिकॉन को क्या कहते हैं? फास्फोरस युक्त सिलिकॉन कौन सा वाला है जिसमें सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी आपने। मतलब सिलिकॉन के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर वैलेंसी शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला कोई एटम मिला दिया तो वो बनाता एन प्रकार का अर्धचालक। और पी प्रकार का अर्धचालक कब बनाएगा? जब कम इलेक्ट्रॉन युक्त एलिमेंट की अशुद्धि मिला दी जाए। अगर सिलिकॉन के अंदर में बोरान फैमिली, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनकी जैसे गैलियम की अशुद्धि मिला दी तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो उस कंडीशन में क्या बनता? पी प्रकार का अर्धचालक। अभी क्या बनेगा? ये एन प्रकार का अर्धचालक। याद रहेगा। जैसे ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन की बात चल रही, सिलिकॉन के अंदर अगर फास्फोरस की अशुद्धि मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? एन प्रकार का अर्धचालक। नाइट्रोजन, आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाऊंगा तो भी एन प्रकार का अर्धचालक। एंटीमनी की अशुद्धि मिलाऊंगा तो भी एन प्रकार का अर्धचालक। सिलिकॉन के अंदर में अगर एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाऊं, गैलियम की अशुद्धि मिलाऊं या इंडियम की अशुद्धि मिलाऊं तो क्या बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इन सिलिकॉन के अंदर ये मिलाऊंगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमेशा याद रहेगा भैया। तो ये जो है फास्फोरस युक्त सिलिकॉन एन प्रकार के अर्धचालक बनाएगा। ठोस अवस्था में मैग्नीशियम, ठोस अवस्था में मैग्नीशियम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉनिक चालक है। चलो, फ्रैंकल दोष पाया जाता है किसमें? AgBr में। AgBr में फ्रैंकल दोष, शार्ट की दोष NaCl में मालूम है। जब भी आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये दिख जाओ तुरंत कह देना कि शार्ट की दोष वाला क्रिस्टल होगा। समझ में आया? तो सोडियम के दर्शन हुए, फटाक से क्या लगा दिया? शार्ट की दोष है। क्षार धातुएं दिख जाने चाहिए बस। चलिए, सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन से क्या है? अर्धचालक है। किसका काम करता है सिलिकॉन? अर्धचालक का। पहले पूछे हुए भैया 19, 20, 20, 21 में तो एग्जाम ही नहीं हुई है। 21 में तो आपकी एग्जाम ही नहीं हो रही है, अब 22 में होगी एग्जाम। 21 का तो आपके पास पेपर ही नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया ठोस अवस्था। अब अगला पकड़ते हैं अपन। क्या पकड़े? रासायनिक बल गतिकी के MCQs के बारे में। जय हो। अभिक्रिया दर क्या है? अभिक्रिया दर dx/dt, dx/dt अभिक्रिया दर। आयनीय समीकरण एग्जाम में सिस्टमेटिक तरीके से लिख के आना, ऐसे मत करना है ना राउंड वाउंड भी करके। जिसके सही के सामने सही लिखना है ना एग्जाम में लिखने का तरीका ये होता है। आयनीय समीकरण K बराबर AE माइनस EA/RT। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है? वेग स्थिरांक सेकंड इनवर्स। क्या है? सेकंड इनवर्स। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या लिखेंगे? वेग स्थिरांक का मात्रक मोल इनवर्स लीटर, लीटर सेकंड इनवर्स। ओके, लीटर आएगा ना, लीटर 2 नहीं आएगा। मोल -1 लीटर सेकंड इनवर्स, मतलब मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। द्वितीय कोटि आणविकता क्या होती है? शून्य कभी नहीं हो सकती आणविकता। आणविकता कभी भी हमेशा क्या होती है? पूर्णांक होती है, शून्य नहीं होती है। तो ये लगाइएगा आप स्क्रीनशॉट लगाइएगा। आगे बढ़े। चलिए, रासायनिक बल गतिकी हो गया। अब है अपने पास पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। देखो पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट भी है इसमें, एक 2 2।
अमोनिया निर्माण क्या है भैया? हेबर प्रक्रम, अमोनिया के सामने हेबर लिखना, हेबर प्रक्रम लिखना। स्वर्ण संख्या किससे रिलेटेड है बताइए जल्दी। स्वर्ण संख्या द्रव स्नेही कोलाइड किससे रिलेटेड है? द्रव स्नेही कोलाइड, स्वर्ण संख्या। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं जैव उत्प्रेरक। हार्डी-शुल्जे का नियम स्कंदन से संबंधित रिलेटेड है। बहुआण्विक कोलाइड गोल्ड साल से रिलेटेड है। क्लियर है? ये हो गया आपकी सही जोड़ी पृष्ठ रसायन की। इंपॉर्टेंट। चलिए जय हो, आगे बढ़े। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, चलिए याद कीजिए इनको भी। झाग उत्प्लावन विधि क्या लिखे इसमें? कौन सा सही ऑप्शन है? सल्फाइड अयस्क, जिंक ब्लेंड ZNS, फिर क्या आ रहा है? अमलगम। भाई साहब पारा या मरकरी को कहते हैं अमलगम। ओके। बॉक्साइड किसका अयस्क है? जल्दी से बताइए, बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड किसका? एल्यूमिनियम का, बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम का। Al2O3.2H2O बॉक्साइड। मेलेकाइट किसका अयस्क है भैया? लोहे का। और कैलामाइन जिंक का अयस्क है। ये हो गया भैया तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम की सही जोड़ियाँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, सोचिए डबल आराम से। थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको ये वीडियो देखने के बाद बेटा, क्योंकि आपके 7 और 7 14 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस फील करोगे अपने आप में, क्या बात है। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं वीडियो लगातार आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। विरंजक चूर्ण CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र है। रेडॉन क्या है भाई साहब? यहाँ पर रेडॉन को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। रेडॉन क्या है? अक्रिय गैस है भैया। आर्गन क्या है? बल्बों में उपयोग होती है, जो बल्ब भरे होते हैं उनमें उपयोगी होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसकी है? क्लोरीन की है। इलेक्ट्रॉन बंधुता। उत्कृष्ट गैसें, समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। लगाइए जल्दी से टिक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ो। उपसहसंयोजी यौगिक में आ गए अपन। जय हो। देखो क्लोरोफिल जो होता है वो संकुल यौगिक है, और उसके हीमोग्लोबिन में तो आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। लिखोगे आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल जो संकुल यौगिक होता है उसमें पाया जाता है भाई साहब मैग्नीशियम। टर्नबुल ब्लू किसको कहते हैं? टर्नबुल ब्लू जल्दी से बताइए। फेरोसाइनाइड को कहते हैं। प्रूशियन ब्लू चौथा, इसका क्या होगा? जल्दी से बताइए। फेरोफेरिसाइनाइड को पर्शियन ब्लू, दोनों अलग अलग है, फेरी और फेरो। क्या बात है। फेरोसिन, ये फेरोसिन का फार्मूला है। इसको ईटा कहते हैं, ईटा 5 C5H5 C2H5 ट्वाइस। यहां पर C5 आएगा। ओके क्लियर है? आगे बढ़े। इजी है, क्या बात है। चलिए उपसहसंयोजक यौगिक हो गया अपना। अब बात करें अगली जो सही जोड़ी आ रही है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से आ रही है। मदिरा पान क्या है? मदिरा किसको कहते हैं भाई साहब? एथिल एल्कोहल को कहते हैं मदिरा। एथिल एल्कोहल C2H5OH, मदिरा, शराब। मेथनॉल क्या है? मेथनॉल के लिए क्या लगाएंगे? सही वाला ऑप्शन जल्दी से बताइए। मेथनॉल के लिए मेथनॉल कास्ट स्प्रिट। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन किसको कहते हैं? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, एल्किल आइसोथायोसाइनेट को। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है ना, सॉरी। मदिरा के लिए एथिल एल्कोहल कास्ट, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन को ये नहीं आएगा। मदिरा ये, मेथनॉल कास्ट स्प्रिट, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन मेथिल सैलिसिलेट। निश्चेतक के रूप में किसको उपयोग करते हैं भैया? निश्चेतक के रूप में एवर्टिन को। निश्चेतक मतलब बेहोश करने के लिए एवर्टिन। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX को क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। कई बार पूछा जाता है ये, बेटा समझ में आ रहा?
ऐसा नहीं नया नहीं लगना चाहिए। नया ये पुराना कब हो जाएगा, जब आप रिवीजन करोगे ना बार बार, तो ये चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी, पुरानी। जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपके लिए ये चीज़ें क्या रहेगी, नई। तो अपने को पुरानी बनाना है बार बार पढ़ के, ठीक है। चलिए, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके सही जोड़ियां देखते हैं अपन। चलो, पहला है आपके सामने हाजिर एसिड एल्डिहाइड, एल्डोल संघनन, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है ये। मक्खन, मक्खन में क्या होता है भैया, मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल होता है, ब्यूटायरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, सिरके जैसी गंध आती है, एसिटिक अम्ल। शीघ्र सिरका विधि में पर एसिटिक अम्ल ही बनाते हैं। फार्मिक अम्ल, अब आया आपके सामने फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल के लिए क्या लिखेंगे, फेलिंग विलियन। और वसी अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को क्या कहते हैं, वसी अम्ल कहते हैं। क्लियर, ये हो गया आपकी सही जोड़ी कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेते जाना, बाद में पढ़ने के लिए काम आएगी, इंपॉर्टेंट है ये सारी। यही तो चीज़ें, अब स्क्रीनशॉट यही रहने चाहिए। सुनो तो वीडियो सुनो, गाने मत सुनो, पढ़ाई तो यही करो अब। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है आपके पास एमीन। चलिए, हिंसबर्ग अभिकर्मक अभी बताया था, प्राइमरी एमीन, टर्शियरी, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन के परीक्षण के लिए अलग अलग रिएक्शन देता है सभी के साथ ये हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसका सूत्र है C6H5SO2Cl। अमीनो अपघटन, जय हो। अमीनो अपघटन के लिए क्या आएगा, एल्किल हैलाइड प्लस अमोनिया देते हैं। अमीनो अपघटन एल्किल हैलाइड प्लस अमोनिया। चलो, ये हो गया। TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, क्या होता है, विस्फोटक होता है। TNB क्या होता है, विस्फोटक। TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, विस्फोटक होता है। TNB को ऐसे भी लिख सकते हो, ये NO2, ये NO2, ये NO2, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। डायजोनियम लवण C6H5N2Cl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को डायजोनियम लवण कहते हैं। C6H5N2Cl, Cl2 नहीं है, C6H5N2Cl। क्लियर है मेरे हिसाब से बेटा जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिलीव रखिएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो इतने सालों से मैं पेपर देख रहा हूँ, लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं 10 सालों से केमिस्ट्री का जो है बच्चों को योगदान दे रहा हूँ, आपको भी निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। जैव अणु है ना, सबसे पहले तो जिस टीचर से पढ़ रहे हो वहाँ पर श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं होगा। श्रद्धा रखोगे तो आप समझ पाओगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे, मज़ा आएगा पढ़ने का। चलिए आगे बढ़े। जैव अणु, जैव अणु में ग्लूकोज, सबसे पहले बात है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज को क्या कहते हैं भाई साहब, ग्लूकोज को मोनोसेकेराइड कहते हैं। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इनको क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड्स कहते हैं, जिनका और अपघटन नहीं होता है। घन काटन किसको कहते हैं, सेल्यूलोज नाइट्रेट को घन काटन कहते हैं। घन काटन किसको कहते हैं, सेल्यूलोज नाइट्रेट को। ये ज्यूट्रा आयन है, ज्यूट्रा आयन। ये इसमें थोड़ी स्प्लिंग अलर्ट लिख रखी RCH, और ये NH3 प्लस, और ये COO-। डिफरेंट R के आधार पर डिफरेंट एमिनो एसिड्स होते हैं। अगर एमिनो एसिड्स की बात करें तो RCH, और ये NH2, और ये COOH। इसमें क्या हुआ भाई साहब कि ये H यहाँ चला गया तो इसके ऊपर NH3 प्लस लिख दिया, यहाँ पर COO- लिख लिया। इसको कहते हैं ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन। DNA, DNA में क्या पाई जाती है भैया, जल्दी से बताइए। DNA में थायमिन पाई जाती है। क्या पाया जाता है, थायमिन। और राइबोज शर्करा किस में पाई जाती है, RNA में। RNA में राइबोज शर्करा पाई जाती है। जैव अणु हो गया। अब है आपके पास बहुलक, बहुत सारा लक। अरे लक ही लक है भाई। प्राकृतिक रबर किसे कहते हैं भाई साहब, प्राकृतिक रबर, आइसोप्रिन, आइसोप्रिन। ग्लिप्टल, ग्लिप्टल के लिए क्या आएगा, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल थैलेट के बहुलीकरण से ग्लिप्टल बनता है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल थैलेट। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो PVC किससे बनता है, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, तो E आएगा।
डेक्रोन, चौथे का क्या है, डेक्रोन। डेक्रोन क्या है, डेक्रोन, डेक्रोन तर्ट थैलिक अम्ल के बहुलीकरण से डेक्रोन बनता है। ब्यूना रबर, ब्यूना रबर के लिए लिखूंगा 1,3 ब्यूटाडाइन। और ये बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, जल्दी से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षाएं आपके बहुत नज़दीक हैं, हमें आपकी फिक्र है। आगे चलिए, लास्ट फाइनल, दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, क्या बात है, दैनिक जीवन में भी रसायन होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अनिंद्राकारी कौन है भैया इसमें, अनिंद्राकारी एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है, अनिंद्राकारी। पुतिरोधी किसे कहते हैं भैया, पुतिरोधी, पुतिरोधी है यहाँ पर सेवलॉन। प्रति मलेरियल, मलेरियल क्या है, प्रति मलेरियल, इसको कहते हैं पैराक्विन को, पैराक्विन को कहते हैं। डेटॉल, डेटॉल क्या है भैया यहाँ पर, डेटॉल जो है टर्पेनॉल, डेटॉल का क्या आ जाएगा, टर्पेनॉल आ जाएगा। और प्रशांतक सेक्रोनल है ना, सभी के औषधियों के नाम दे रखी है, किस में काम आती है ये चीज़ें दे रखी है। ये हो गया दैनिक जीवन में रसायन। मेरे हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो ये अभी आपके 14/70 इस वीडियो में कंप्लीट। तो मैंने 14 + 14 मतलब आपके 28 नंबर की तैयारी सिर्फ 2 वीडियो में करवाई है। 7-7 नंबर के 4 क्वेश्चन बनेंगे, 7 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे MCQ, 7 नंबर की रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक, और 7 नंबर के 1 वर्ड वाले आएंगे, 1 शब्द वाले, और 7 नंबर के आएंगे आपके सही जोड़ियाँ। क्लियर है? तो तैयारी अच्छे से कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया। आप समय बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है, रिवाइज करना है, नो रिवीजन नो डिवीज़न, रिवीजन जितना उतना अच्छा डिवीज़न। ठीक है, तो पढ़ाई करोगे बढ़िया से, और आपके लिए ऐसे ही मैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको वीडियो अवेलेबल करवाता रहूँगा। जो टॉपिक नहीं समझ में आए शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ मिलकर बैठिए, पढ़िए, बस ज़्यादा इकट्ठे मत होइए। दो दोस्त अगर साथ में पढ़ते हैं तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन 4-5 अगर बैठ जाए तो फिर बातें करने में लग जाते हैं। तो हो सके तो अगर आप अकेले रहते हो तो कोई मित्र बनाइए, उसके साथ में मिलकर बैठिए, क्योंकि जब मिलकर बैठोगे तो आप पढ़ाई ज़्यादा कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, आपका ध्यान कंसंट्रेशन अच्छा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि एक वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँ, कभी कोई प्रॉब्लम आई तो थोड़ा डिस्कशन भी कर लिया, थोड़ा बोर हो गए तो हल्का सा डिस्कशन कर लिया, वापस पढ़ने बैठ गए। ज़्यादा बातें नहीं करना है ना। जितना शांत रहोगे, जितनी कम बातें करोगे, जितना कम मिलना जुलना रहेगा, जितना कम शादियों में जाओगे, उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।